देखेंगे तो ये आपका दृष्टि पब्लिकेशन का होगा। और ये बिहार स्पेशल का जो मैं सीरीज़ चला रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख करके जाइएगा। जितना भी 69 या फिर कोई भी आपका 70 बीपीएससी जो भी होने वाला होगा, तो बीपीएससी से एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स इसमें कवर किया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो बिहार में वन और वन्यजीव जो आपका अभयारण्य है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका कोई भी वन्यजीव अभयारण्य से वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। उसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपको फॉरेस्ट के बारे में कि कितना आपका बिहार में फॉरेस्ट है, हमेशा रिपोर्ट भी आती है 2 सालों पे, तो आपका सेंटर की तरफ से लाया जाता है, लेकिन उसमें स्टेट ओरिएंटेड यानी बिहार स्टेट का भी जो है वो रिपोर्ट रहती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है जो जानना चाहिए। चलिए इसमें देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो को बनाया है हिस्ट्री, उसके अलावा मैंने बिहार ज्योग्राफी को भी कंप्लीट करा दिया है। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं और जो भी इसमें जो क्वेश्चन होंगे उसको कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा। आज जितना हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ पे पहला जो अगर देखने को बताया जा रहा है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य अवधारणा के अनुसार धरातल पर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे घास झाड़ियाँ और लताएं के जो समूह को वन कहा जाता है, ठीक है। बिहार एक क्या है तो कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की जलवायु क्या है, मानसूनी है। सघन जनसंख्या एवं कृषि भूमि का अधिकाधिक मांग के कारण यहाँ क्या है, वन क्षेत्र का विस्तार कम हो गया है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जनसंख्या अधिक है और कृषि भूमि उनके लिए चाहिए ही, क्योंकि जनसंख्या जहाँ तो कृषि तो आप यूज़ करेंगे ही। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वन का विस्तार जो हो रहा है कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार में वन निर्धारण के प्रमुख कारकों में से वर्षा की मात्रा का अहम जो योगदान रहता है, ठीक है। उसके अलावा जब इस मामले में बिहार को अक्सर मानसून के साथ जुआ खेलना पड़ता है, यानी कहने का मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि बारिश होगा ही। बिहार में एक ओर तो भीषण बाढ़ के कारण होने वाले कटाव वनों के विकास को प्रभावित करते हैं, वहीं दूसरी ओर क्या कहा जाता है तो शिवालिक श्रेणी और कैमूर की पहाड़ी क्षेत्रों की ऊंचाई भी वनस्पतियों की सघनता एवं विकास को प्रभावित करती है, ठीक है। बिहार में जो है वन क्षेत्र का वितरण अगर की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलता है। तो बिहार में भी वर्तमान के संदर्भ में बोला जा रहा है तो 6,845 वर्ग किलोमीटर जो है वो प्राकृतिक वन क्षेत्र अधिसूचित है बिहार में, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.27% है। तो ये आपका राज्य भौगोलिक में कितना प्रतिशत वन है तो 7.27। ये हमेशा बढ़ता घटता रहता है, आप इसको ध्यान देंगे। अपडेट हो लेंगे जो आपका 2021 का जो डाटा आया है 2022 में जो आया है इससे अपडेट हो लेंगे, ठीक है। तो ये आप 2022 वाला देख लीजिएगा या 21 वाला जो भी फॉरेस्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू आपका आया है बिहार से रिलेटेड। ये प्राकृतिक वन जो है वो आपका पश्चिम चंपारण, कैमूर, रोहतास, आपका साउथ में चले जाए औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा और नालंदा, मुंगेर, बांका और जमुई ज़िले में फैले हुए हैं। पश्चिम चंपारण को छोड़कर के अगर बात किया जाए तो उत्तर बिहार जो प्रकृति वनों से रहित है, यानी ये सब जो एरिया है वो वन यहाँ पे आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। पश्चिम चंपारण को छोड़कर शिवालिक के तराई क्षेत्र में अगर बात की जाए तो पश्चिम चंपारण जिले में प्राकृतिक साल के वन मिलते हैं। इसके अलावा दक्षिण बिहार में जो है, दक्षिण बिहार में कहाँ है तो आपका कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका और मुंगेर जिले में साल के वन जो है वो प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। यानी समझ लीजिए कि साउथ आपका दक्षिण बिहार में बात किया जा रहा है। यानी आपका अगर बिहार का मैप आप लोगों को याद होगा तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं या बिहार का मैप तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया कैमूर, रोहतास, ये सब एरिया जो है यहाँ पे कवर करेगा। यहाँ पे आगे आपका कहा जा रहा है कि बिहार की प्राकृतिक वनस्पति में पर्णपाती किस्म के वनों की बहुलता है। वर्षा वितरण की असमानता के कारण यहाँ आर्द्र एवं शुष्क दोनों प्रकार के वन मिलते हैं, क्योंकि वर्षा में जो है वो असमानता देखी गई है। बिहार में बताया जा रहा है कि वनों का वर्गीकरण हम निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। यानी वनों का वर्गीकरण हम जो है वो निम्नलिखित तरीके से करते हैं। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति अगर देखें तो आर्द्र पर्णपाती भी और शुष्क पर्णपाती
पर्णपाती भी आप देख सकते हैं। अगर आर्द्र पर्णपाती की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा आपका सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन में मिलेगा। तराई जो जैसे आपका अगर ये आपका नेपाल वाला एरिया है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सब जो एरिया है ना, तो ये सब तराई वाला एरिया है, पश्चिम चंपारण से लेके किशनगंज तक का। तो ये सब क्या होगा, तराई वन के क्षेत्र में आएंगे। अगर आप पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र के वनों को देखेंगे शुष्क में, यानी पूर्व वाले एरिया में अगर बात करें तो यहाँ पे बीच वाला जो एरिया है तो ये पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र हो गए। और दक्षिण पठार का जो आपका क्षेत्र हो गया, ये सब जो एरिया हो गया आपका, जो ये जो है आपका शुष्क पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, तो पूर्वी आपका हो गया पूर्वी मध्यवर्ती क्षेत्र हो गए। उसके अलावा दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र जो हो गए वो शुष्क पर्णपाती वन कहे जाते हैं। सोमेश्वर, दून एवं श्रेणी के वन हो गए और तराई क्षेत्र वन हो गए। ठीक है, तो याद रखेंगे आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती को कैसे कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप पीपीएससी का जब मेंस लिखेंगे ना, तो अगर आप इस तरह से मैप का जो फ्लो चार्ट आप अगर बनाएंगे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप दर्शा देंगे पश्चिम वाला एरिया को, शुष्क जोन को दर्शा देंगे तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा ये आपका तराई वाला क्षेत्र हो गया, तो ये सब अगर आप दर्शाते हैं तो इम्पोर्टेंस हो जाता है। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल में, आर्द्र पर्णपाती वन को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है कि सामान्यतः इस प्रकार के वन वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ की वर्षा जो होती है वो 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। आर्द्र पर्णपाती वन के अधिकांश जो होते हैं वो सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वन एवं तराई क्षेत्रों में के वन आते हैं। ये क्या होता है, सोमेश्वर दून श्रेणी के वन हो गए और आपके तराई क्षेत्र के वन आते हैं। सोमेश्वर एवं दून श्रेणी के वनों का विस्तार जो है पश्चिम चंपारण में है। तो सोमेश्वर और दून श्रेणी के जो वनों का विस्तार है वो कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में देखेंगे। इस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि 160 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा आपको सोमेश्वर या फिर दून श्रेणी में देखने को मिलेगा। यहाँ की उच्च भूमियाँ एवं पहाड़ी ढालों पर पाए जाने वाले वनों में आपके क्या होते हैं, तो आपका साल हो गया, सेमल हो गया, खैर, शीशम इत्यादि जो होते हैं वृक्षों की प्रधानता होती है। सोमेश्वर एवं दून श्रेणियाँ में जो ऊंचाई के कारण सवाना प्रकार की वनस्पतियाँ भी देखने को मिलती है। यानी अगर बात करें तो सोमेश्वर एवं दून श्रेणियों में जो है ऊंचाई के कारण सवाना प्रकार की वनस्पति भी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट आपको कहा जा रहा है कि तराई क्षेत्र के वन जो है वो भारत नेपाल सीमा से सटे हुए, यानी आपका जो पश्चिम चंपारण से लेकर के ये वाला जो एरिया आप देखेंगे तो ये जो होगा आपका तराई क्षेत्र है। तो ये नेपाल से सटा हुआ, ये नेपाल आपका पड़ गया। तो ये सटे हुए क्षेत्र में पाए जाते हैं तराई क्षेत्र जो है। और तराई क्षेत्र में जो है वो उत्तर पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्वी भाग आते हैं। यानी अगर तराई क्षेत्र जो है वो आपका उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक आ गए। उसके अलावा निम्न दलदली भूमि में पाई जाने वाली वनस्पति यहाँ अधिकांश रूप से पाई जाती है। यानी मतलब जो कम दलदली एरिया में यहाँ की सारी वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। अगर घास से अगर एग्जांपल देखेंगे, घास हो गया आपका, हाथी घास हो गया, नरकट हो गया, झाड़, सवई, बांस इत्यादि आप देख सकते हैं। इस प्रकार के वन जो है आपको पूर्णिया यानी पश्चिम में चले जाइए, ये जो आपको बिहार का पश्चिम वाला एरिया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज, अररिया हो गया, सहरसा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिले में संकीर्ण पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। जबकि सहरसा पूर्णिया के उत्तर सीमांत क्षेत्रों में साल वृक्षों के वनों की पट्टियाँ होती है। यानी आपका सहरसा एवं पूर्णिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में साल वृक्षों के वनों की पट्टियाँ मिलती हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में अगर बात की जाए, शिवालिक के तराई क्षेत्रों में पश्चिम चंपारण जिले में प्राकृतिक साल के वनों की प्रधानता है। अगर शिवालिक की तराई क्षेत्रों में देखें तो तराई क्षेत्र में आपका पश्चिम चंपारण के में जो है वो प्राकृतिक सालों के वनों की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से ये तो हमने देखे लिया आर्द्र पर्णपाती, अब शुष्क पर्णपाती, यानी हम लोग उत्तर पूर्वी को देखेंगे। उत्तर पूर्वी वाले जो एरिया है, मध्य पूर्वी मध्य भाग जो देखेंगे और दक्षिणी पठार के पश्चिम भाग को देखेंगे जो आपका शुष्क पर्णपाती एरिया में आता है। तो जैसे आप अगर बिहार के मैप को अगर आप बार बार याद मैं किस लिए
करा रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये, ठीक है। तो ये क्या है, तो मध्यवर्ती पूर्वी भाग वाले जो एरिया है और दक्षिण पठार के आपके जो पश्चिम भाग है, ये सब एरिया जो है वो क्या है, तो आपका शुष्क पर्णपाती वन है। यहाँ पे शुष्क पर्णपाती होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि वर्षा जो होती है 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ के जो वन होते हैं वो शुष्क पर्णपाती वनों में अमलतास हो गया, आबनूस हो गया, आंवला हो गया, शीशम हो गया, उसके अलावा महुआ हो गया। महुआ भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। खैर का पेड़, पलास हो गया, आसन इत्यादि जो है वो वृक्ष बहुतायत से पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती जो वन है वो बिहार के जमुई, शेखपुरा, बांका, नवादा, कैमूर, रोहतास, गया तथा औरंगाबाद जिले के पठारी क्षेत्रों में विस्तृत है, ठीक है। चलिए शुष्क पर्णपाती वनों को देख लिया हमने। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से बिहार के वनों को 3 श्रेणी में विभक्त किया गया है। मतलब आपको बिहार के वनों को 3 श्रेणी में देख सकते हैं। आपका जो आरक्षित हो गया, उसके अलावा संरक्षित वन हो गया, या फिर अवर्गीकृत वन जो होते हैं, क्षेत्र कहे जाते हैं। 3 श्रेणियों के अंतर्गत आप देखेंगे। अगर आरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो इसका विस्तार 693 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। वहीं संरक्षित क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका 5779 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 452 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में पाए जाने वाले वन जो है वो अवर्गीकृत वर्ग में आते हैं। यानी आपका सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो संरक्षित क्षेत्र है, उसके बाद आपको आरक्षित क्षेत्र है, उसके बाद जो है लास्ट में आपको देखने को मिलेगा अवर्गीकृत, यानी कोई वर्गीकरण ही नहीं किया गया है कुछ क्षेत्रों में। इसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि बिहार राज्य वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो है इस बात की पुष्टि हो गई है, लेकिन आप ये जो है वो डाटा अपडेट कर लेंगे, इसलिए ये आप ध्यान नहीं देंगे। अभी का डाटा है उसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये भी मैं इसको भी अपडेट करने का ज़रूरत है, ये भी अपडेट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी जो 2021 का जो डाटा आया उसको आप मेज़र समझेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है जो भी लेटेस्ट डाटा आएगा। अगर बाद में 2023 का आएगा, 24 का आएगा तो आप उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये हमेशा 2 सालों पे चेंज होता रहता है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होता रहता है। अगर बात करें तो वन्यजीव अभयारण्य एवं इनका संरक्षण की बात करते हैं तो बिहार में अगर बात करें तो 12 जो है वन्यजीव अभयारण्य है, केवल 1 नेशनल पार्क है। इन अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यान में विविध प्रकार के जीव जंतुओं को संरक्षित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने वन्यजीव, जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 13 पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों का चयन किया है टोटल। इसमें आपका क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभयारण्य के अलावा जो है वो विभिन्न आश्रयनी को भी शामिल किया गया है। यानी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभयारण्य हो गया के अलावा आश्रयनी को भी शामिल किया गया है। अगर तालिका में देखें तो ये संवेदनशील क्षेत्रों को बताया गया है कि यहाँ पे कौन कौन से आपके संवेदनशील आपके जो क्षेत्र हैं और वो कौन से स्थान में बिहार के हैं। जो चलिए पर्यावरणीय संवेदनशील और उसके स्थान देख लेते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल मतलब केयरलेस होकर के नहीं देखेंगे, आप इसको इम्पोर्टेंस होकर के, केयरफुल होकर के देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 1 लाइनर फॉर्मेट में आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया भी है 1 लाइनर फॉर्मेट में। और अगर आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे तो बहुत बार ये रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। तो यू मस्ट वॉच एंड रिवाइज मोर एंड मोर टाइम। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आपका बताया जा रहा है तो पर्यावरणीय संवेदनशील जो आपका क्षेत्र है तो पश्चिम चंपारण को देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम चंपारण वाला वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य हो गया। आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि वाली सारी चीज़ें कहाँ हैं, तो पश्चिम चंपारण में चलेंगे। पश्चिम चंपारण कहाँ हो, तो ये वाला अगर बिहार का मैप याद रहा होगा तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है पश्चिम चंपारण है, उसके बगल में पूर्वी चंपारण हो गई। नागी बांध पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये आपका जमुई, नागी नकटी दोनों एक ही जगह है, ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा दूरी पे।
लेकिन इसको नागी नकटी दोनों जो है जमुई में ही है। और ये बांध जो है वह पक्षी अभयारण्य है, नागी बांध पक्षी अभयारण्य और नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। ठीक है, अगर कोई जमुई के होंगे तो प्लीज़ आप जो है वो बताएंगे कि ये पास में है या फिर दूर है, लेकिन आपका दोनों जमुई में भी है। कुशेश्वर की बात की जा रही है तो दरभंगा में है। और आपका गौतम बुद्ध जो है वो वन्यजीव अभयारण्य जो है, आप गया में के होंगे तो गया के लोगों को पता होगा। ठीक है, उसी तरह से आपका जो है वो पर्यावरण संवेदनशील में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो मुंगेर में है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रय यानी कहाँ है तो भागलपुर में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो पश्चिम चंपारण में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो राजगीर नालंदा में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आश्रनी जिसको बोलते हैं, तो आप अगर ये साउथ बिहार याद होगा तो ये वाला कैमूर वाला एरिया है। और रोहतास में आपको कैमूर वन्यजीव आश्रयनी आपको देखने को मिलेगा। दो आपके ज़िले में ये है। बरेला कहाँ है तो बरेला जो है आप याद रखेंगे कि ये जो है आपका वैशाली में है। बरेला बसे बरेला बसे वैशाली को याद रख सकते हैं। ठीक है, मानती हूँ कि हम सभी भूलते हैं, बट अब मेहनत तो करना पड़ेगा ना, क्या ही किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी आपको तालिका में दिए गए हैं वो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वन प्राणियों के संरक्षण के लिए समय समय पर योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जाते रहे हैं, जो अब भी जारी है। इन संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल 3 आश्रयनियों को बिहार के प्रमुख वेटलैंड के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत के वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत अगर बात करें तो बिहार में वन्यजीव के संरक्षण एवं विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके तहत जो है दुर्लभ एवं खत्म होती जा रही प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए अगला आपका पॉइंट बताया जा रहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय पार्क जो बिहार में है और वन्यजीव अभयारण्य जो है, संक्षिप्त विवरण को देख लेते हैं कि कौन कहाँ है और उसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है। ठीक है, अगर बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है पश्चिम चंपारण में है। और ये जो है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पश्चिम चंपारण जिले में है। ये नेशनल पार्क कब बना तो 1989 में बना ये। और राष्ट्रीय उद्यान जो है 335.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये विस्तृत भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में अगर बात करें तो बाघ हो गया, स्लॉथ बियर हो गया, नीलगाय हो गया, गैंडा हो गया, हिरन हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, उसके अलावा तेंदुआ हो गया, सांभर हॉन्ग डियर हो गया। उसके अलावा अगर बात करें तो बंदर हो गया, बंदर के अलावा के बाद आपका चीतल हो गया, जंगली भैंसें हो गई, उसके अलावा एक सींग वाला राइनोसोरस इत्यादि मिलते हैं। अगर बात करें संजय गांधी जैविक उद्यान की तो ये कहाँ है तो पटना में है, चिड़ियाघर एवं जैविक उद्यान है। उसके अलावा ये जो है आपका बहुत पहले हो जाता है 1969 में, जो आपका वाल्मीकि 20 साल के बाद होता है, 1989 में होता है और ये 1969 में हो जाता है। अगर यह बात करें तो यह जो है 153 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ जो गैंडा, जेब्रा, जिराफ मतलब बाघ, मगरमच्छ जो है देखने को मिलता है और ये आकर्षण का केंद्र भी है। भीम वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब होता है तो 1976 में। और ये कहाँ है वन्यजीव अभयारण्य तो मुंगेर जिले में है, बिहार के। यह अभयारण्य कहाँ है तो 681.90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में क्या है विस्तृत भी है। यह क्या है तो यह तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, बंदर, लंगूर, नीलगाय, मगरमच्छ, मोर इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर और मनोरम पहाड़ियाँ भी, प्राकृतिक वादियाँ एवं घने जंगलों से घिरे भीम बांध में गर्म जल के असीम स्रोत भी है। जाड़े के दिनों में युवाओं के लिए यह जो है अच्छा पिकनिक स्पॉट के प्रसिद्ध भी है। ठीक है, चलिए बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी जो है वो वन्यजीव अभयारण्य है वैशाली में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो जैसे आपका वैशाली में। ये कब हुआ तो ये इस्टेब्लिश्ड होता है 1997 में। और ये जो फैला हुआ है वो आपका 1.96 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ अगर बात करें तो चीता हो गया, सांभर, हिरन, भालू, कोयला, गोरैया, मैना, तोता इत्यादि जीव पाए जाते हैं। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य को देखें तो ये 1979 में ये आपका इसका स्थापना किया जाता है और ये जो है यह जो है 1784.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। यहाँ भेड़िया, भालू, चौसिंगा जो है इत्यादि वन्यजीव मिलते हैं। राजगीर जो है वो वन्यजीव अभयारण्य की बात की जा रही है, तो ये कहाँ है, तो ये आपके बिहार के नालंदा जिले में राजगीर वन्यजीव अभयारण्य देखने को मिलेगा। और यह वन्यजीव अभयारण्य जो है वो आपका 35.84 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसकी मतलब इस्टेब्लिश करने की बात कहें तो 1978 में इसको क्या किया जाता है, स्थापना किया जाता है और यहाँ भेड़, गाय, भालू, बंदर इत्यादि जीव पाए भी जाते हैं। अगर विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें तो ये क्या है, तो ये एक जलीय जीव अभयारण्य है जो आपका गंगा नदी से, जिसका संबंध कहाँ किससे है, तो गंगा नदी से है। उसके डिटेल में अगर बात करें तो यह जलीय जीव जो है अभयारण्य भागलपुर जिले में स्थित है। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य का जो है विस्तार 60 किलोमीटर की लंबाई में है और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, तो 1990 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। और यह अभयारण्य के तहत जो है डॉल्फिन को विशेष रूप से संरक्षित किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है वो संरक्षित किया जाता है डॉल्फिन को, क्योंकि गंगा रिवर में ही आपको शुद्ध जल में डॉल्फिन देखने को मिलती है। अगर वो जल अगर गंदा है तो डॉल्फिन आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी, तो समझ जाना है कि ये नदी जो है प्रदूषित हो चुकी है और उसको क्लीन करने का ज़रूरत है। तो डॉल्फिन को ऐसा माना जाता है कि ये शुद्ध पानी में ही रहती है। ठीक है, उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि नागी डैम पक्षी अभयारण्य जो है वो बिहार के जमुई जिले में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है। यह क्या है, तो ये 7.91 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी स्थापना कब होती है, तो आपकी 1987 में होता है। ये कहाँ, तो जमुई में है, स्पेशली 1987 में इसको बनाया जाता है। अगर संरक्षित पक्षियों के बारे में बात किया जाए, पक्षी डैम है तो कोयला हो गया, कोयल हो गया, कोयला नहीं, कोयल हो गया, मैना, तोता और जो मतलब बिहार में है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी पक्षियों की कैटेगरी। ये भी कहाँ है, तो यह नागी डैम पक्षी अभयारण्य के समीप स्थित है और ये जमुई जिले में स्थित है। और ये आपका ये भी 1987 में ही इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन नागी से ये थोड़ा सा छोटा है, आपका 3.32 वर्ग किलोमीटर में नकटी फैला हुआ है। और ये वही जो आपका ऊपर में कोयल, मैना और गोरैया, तोता, गिलहरी आपको पक्षी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। उदयपुर अगर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो याद रखेंगे कि ये राजस्थान में नहीं, ये बिहार के पश्चिम चंपारण में है। इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 8.74 वर्ग किलोमीटर में है और ये 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। यहाँ जो है वो चीता, सांबर, हिरन, भालू इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, वाल्मीकि वन्य जो अभयारण्य है वो देखेंगे तो वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य जो है वो पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसका क्षेत्रफल क्या है, तो 899.38 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ जो है यह 1976 में स्थापित हुआ है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य। और इसमें जो आपका भालू, हिरन, चीतल, सांबर, चीता इत्यादि आपको देखने को मिलेगा जानवरों के रूप में। गौतम बुद्ध जो पक्षी अभयारण्य है ये कहाँ है, तो गया में है और ये टोटल कवर करता है तो 2559.48 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी स्थापना जो होती है वो 1971 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और ये जो है आपको तेंदुआ, चीता, सांबर और आपको हिरन, चीतल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कांवड़ जो झील है, तो कांवड़ झील जो है वो 1989 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है और ये कहाँ है, तो बेगूसराय में है। ये जो फैला हुआ है वो 63.11 वर्ग किलोमीटर से विस्तृत अभयारण्य जो है साइबेरिया क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए ये क्या है, तो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ठीक है, अगर बात करें तो वाल्मीकि नेशनल पार्क की बात करते हैं तो पश्चिम चंपारण में, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है पटना में है, भीम वन्य जीव अभयारण्य जो है मुंगेर में है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कैमूर में है, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ, नालंदा में है,
नागी डैम पक्षी अभयारण्य जो है वो भी जमुई में है, और नकटी भी आपको जमुई में देखने को मिलेगा। उदयपुर तो ये आपका कहाँ है, तो ये आपको पश्चिम चंपारण में। वाल्मीकि भी जो है वो पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध जो है वो आपका गया में है। कांवड़ जो है वो बेगूसराय में है। विक्रमशिला आपका भागलपुर में है। बरेला, सलीम अली और जुब्बा साइनी जो है वन्य जीव अभयारण्य है वो आपका वैशाली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया जो भी आपका जो वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार राज्य वन विकास अभिकरण के बारे में, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में हम देखेंगे। बिहार सरकार ने आम लोगों को मदद से जो क्या किया कि राज्य की प्रकृति वनों पर संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था द्वारा वानिकी विकास सुरक्षा एवं संवर्धन का संकल्प लिया है। इस कार्य को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत बिहार राज्य में 10 वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है। इस अभिकरण के द्वारा जो है देखा जा रहा है कि ग्राम स्तरीय संयुक्त वन प्रबंध समिति एवं कुछ संरक्षित क्षेत्रों के विकास समितियों का क्या किया गया, रजिस्ट्रेशन किया गया है। बिहार राज्य वन विकास अभिकरण के अंतर्गत बात करें तो भारत के कई कार्यक्रमों और योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें आपका जो योजना है वो राष्ट्रीय वनीकरण योजना हो गया, ग्रीन इंडिया मिशन हो गया, तसर खाद वृक्षारोपण आपका कार्यक्रम हो गया। राष्ट्रीय वानिकी योजना के अंतर्गत क्या है, तो आपको देखेंगे कि पर्यावरण अंतर्गत पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीकरण विकास बोर्ड द्वारा 100% धन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत अगर देखिए तो बिहार के 4 जो है चयनित क्षेत्रों, अघौरा यानी अघौरा कहाँ है तो कैमूर, धरारा आपका हो गया मुंगेर में, बांका हो गया। उसके अलावा जो आप बंगाल आएंगे तो बांका आपको रास्ते में मिलेगा। इमामगंज आपको गया के विकास के लिए बहुआयामी योजना तैयार की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री तसर विकास योजना के तहत अगर देखा जाए तो बिहार सरकार की उद्योग विभाग द्वारा तसर खाद जो है वो आपका वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो तसर खाद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है तसर विकास परियोजना के अंतर्गत। अगर बात करें बिहार में वन से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण दिवस है, तो बिहार सरकार 11 जो है वो वन दिवसों का आयोजन करती है। कितना, तो 11 इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य से संबंधित वन दिवस शामिल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 11 को। जैसे आपका क्या बताया जा रहा है, 11 महत्वपूर्ण वन दिवसों का आयोजन जो है निर्णय बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया है। बिहार में आयोजित किए जाने वाले वन से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस निम्नलिखित है। कौन कौन से, तो देखिए नेशनल लेवल के 2 फरवरी को मनाया जाता है आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। उसके अलावा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मई के द्वितीय सप्ताह में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है तो 22 मई को ये मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो आपका जुलाई सितंबर में। बिहार पृथ्वी दिवस जो मनाई जाती है तो 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। विश्व ओजोन दिवस बनाने के बाद जो है 16 सितंबर है। वन प्राणी सप्ताह मनाई जाती है 2 से 9 अक्टूबर को वन प्राणी सप्ताह मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण जो दिवस है 4 अक्टूबर को, और डॉल्फिन डे जो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को नेशनल में भी मनाया जाता है, उसको बिहार सरकार भी मनाती है। ठीक है, वन नीति की अगर बात करें कि बिहार सरकार ने फॉरेस्ट पॉलिसी किस तरह से लाया, तो देखिए बिहार राज्य की वन नीति राष्ट्रीय वन नीति का अनुसरण करती है। भारत में सबसे पहले 1952 में वन नीति अपनाई गई थी, परंतु वनों के असाधारण विनाश अन्य वन्य समस्याओं को देखते हुए 1988 में नई वन नीति बनाई गई। ठीक है, यानी 1952 के बाद जो है वो नई वन नीति बनाई जाती है 1988 में। नई वन नीति के अनुसार किसी भी प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33.33% हिस्से पर वन जो होना अनिवार्य है।
ठीक है। और ये कब इनिशिएटिव ली गई, तो आपका जो 1988 का नई वन नीति है उसके द्वारा ऐसा निर्धारित किया गया। लेकिन इस मामले में बिहार थोड़ा पिछड़ेपन की श्रेणी में आता है, थोड़ा कम देखने को बिहार में मिलता है। मैदानी राज्य होने के कारण राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की सुरक्षा के लिहाज से बिहार के पास जो है कम से कम जो है कुल आपका 22% हिस्से का होना चाहिए था, जबकि सच्चाई यह है कि ये जो है वर्तमान में कितना है, तो आसपास के मतलब ये जो है 7.27 है, यानी इसी के आसपास अभी भी वर्तमान में ये बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ा है घटा ऐसे ही आपको देखने को मिला। रहना कितना चाहिए था, तो 22% मैदानी हिस्से होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत कम और इसी के आसपास जो है अभी भी ये आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये आप अपडेट हो लेंगे 7.27 से बढ़ा है या घटा है बिहार में। जो आपका बताया जा रहा है कि आपका जो स्पष्ट रूप से बिहार के पर्यावरणीय संतुलन को दर्शाता, बिहार सरकार उस असंतुलन को समस्या को दूर करने के लिए वनों के विस्तार के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन कर रही है। वन आधारित राज्य प्रायोजित योजनाएं जो है तो देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वनों की विस्तारण पर्यावरण को समृद्ध रखने के उद्देश्य से बिहार सरकार कई प्रकार की योजनाएं जो है वो संचालित कर रही है। उसके ये योजनाएं अगर देखें तो आप लिख सकते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जितना भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बिहार सरकार का जितना भी योजना जो आपके इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए लाई गई है, वो आपका बीपीएससी मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप इस पॉइंट को अगर एक एक लाइन में भी आप यहाँ पे मेंशन से राइटिंग में अगर पुट कर देंगे बिहार सरकार की, तो क्या होगा कि ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपके मार्क्स को गेन करने में, अच्छे रैंकिंग दिलवाने में। हरियाली मिशन की अगर बात करें तो बिहार सरकार जो है वो राज्य में कृषि रोड मैप के अनुसार जो है वो प्रमुख अवयव के रूप में हरियाली मिशन को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में वृक्षावरण क्षेत्रों को बढ़ाकर 15% तक किया जाना है। इसमें गैर वन भूमि एवं फार्म लैंड भी शामिल होंगे। अगर बात करें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरियाली मिशन के प्रमुख जो उद्देश्य है उसको देखें, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य में 2017 के अंतर्गत जो है 2017 के अंत तक वृक्षावरण क्षेत्र को बढ़ा करके आपका 15% किया जाना है। ठीक है, उसके अलावा अभी बढ़ चुका है। उसके अलावा छाजन विकास के अंतर्गत 2000 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र को मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, जिसमें कि क्या होगा, तो आपका 1000 वर्ग किलोमीटर अभिष्ट वन क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा पुनर्वास कार्य सम्मिलित किया जाना है। ठीक है, यानी जल छाजन विकास जो लाया जाएगा तो 2000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य किया जाएगा और आपको 1000 वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट वन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं पुनर्वासन कार्य सम्मिलित किया जाना है। ठीक है, यहाँ आपका डिटेल में बताया जा रहा है। तो कृषि वानिकी के द्वारा किसानों को अतिरिक्त वर्धित आय का प्रबंधन करने के साथ उनके आर्थिक स्तर पर उन्नयन करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लगाए गए वृक्षों का पट्टा दे करके क्या किया जाना है, जीविकोपार्जन के साधन को उपलब्ध कराना है और आपका क्या करना है कि गरीबी उन्मूलन में ये सहायता करेगा। तो गरीबी रेखा के नीचे जो जीवन यापन कर रहा है, तो अगर वो पेड़ वगैरह उगाएंगे तो पेड़ के फलों को बेच करके वो क्या कर सकते हैं, तो आपका पट्टा पे ले करके वो अपना लाइवलीहुड को अपग्रेड कर सकते हैं। राज्य में वनोत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि कर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति में भी सहायक होगा, क्योंकि जानते हैं कि वन के उत्पाद जो शहद हो गया, औषधि हो गया, उसके अलावा आपका जो रेशम कीट पालन हो गया, उसके अलावा जो फल फूल हो गए, तो ये बिहार में बहुत सारी इस तरह के फूलों की भी बिक्री करके जो है वो नॉर्मल लोगों के भी जीवन को अपग्रेड किया जा सकता है या गरीबी से जो है वो बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि जानते हैं कि एक माला जो है वो 30-35-40 रुपए में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप गरीबों को ऊपर कर सकते हैं। वन उत्पादन आधारित जो उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति पर सुदृढ़ और विस्तारित किया जाना और राज्य के औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि राज्य में जो है पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करते हुए जल परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना है। अगला आपको बताया जा रहा है कि तटबंध नहरों एवं सड़कों के किनारे तथा कृषि अनुपयोगी जमीनों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करना है। हरियाली मिशन के अंतर्गत आने वाली अन्य प्रमुख योजनाएं की बात करें तो यहाँ पे योजनाएं हैं, उसको देख लेते हैं। कृषि वानिकी योजना यहाँ पे लाई गई है, अन्य प्रजाति योजना जिसको बोलते हैं। और कृषि वानिकी योजना के अंतर्गत हरियाली मिशन के अंतर्गत इसको क्या किया गया है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पृथक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत जो है 5 वर्षों में 3.6 करोड़ पॉपुलर एवं 2.4 करोड़ जो है अन्य प्रजातियाँ, कुल यानी 6 करोड़ जो है वो पौधे लगाने का क्या लक्ष्य रखा गया, ठीक है, लगाने का ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। 5 वर्षों में कितने पॉपुलर, तो 3.6 करोड़ पॉपुलर, और अन्य प्रजातियाँ जो होगी 2.4 करोड़, और कुल 6 करोड़ जो पौधे लगाने का ऊपर क्या किया गया, आपको ऐसा नियम लाया गया है, ठीक है। इस योजना के तहत अगर कहा जाए तो योजना कौन सी है, तो हरियाली मिशन योजना के तहत क्या करना है, इच्छुक किसानों को उनके पसंद के पौधे जो है बरसात के मौसम में अपने बागान मेड़ पर लगाने के लिए निःशुल्क दिए जाएंगे। यानी वो खेत में लगा सकते, बागान में लगा सकते और अपना सेवा वगैरह करके अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसानों को पौधे की सही देखभाल करने एवं सुरक्षित रखने पर जो है प्रथम वर्ष के अंत में 15 रुपये, द्वितीय वर्ष के अंत में 10 रुपये और आपका तृतीय वर्ष के अंत में 10 रुपये को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अगला बात किया जा रहा है कि इन पौधों के बड़ा होने पर इससे क्या होगा कि संपूर्ण आय पर 100% अधिकार किसान बंधुओं का ही होता है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने दिया तो गवर्नमेंट का हो जाएगा, नहीं, आप ही का ये रहेगा। अच्छी बात है। इस योजना के तहत आवेदक के नाम से या लीज पर पौधे लगाने वाले लायक भूमि होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका भूमि जरूर होना चाहिए, तभी तो आप लगाएंगे ना। वहीं आगे बताया जा रहा है कि कृषि वानिकी यानी पॉपुलर ईटीपी योजना यहाँ पे है। तो देखिए, कृषि वानिकी पॉपुलर ईटीपी जो योजना है हरियाली मिशन के तहत उद्यमियों, किसानों, जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर जो है पॉपुलर पौधा रोपण के लिए है, ठीक है। तो ये आप ध्यान देंगे। यानी कृषि वानिकी योजना जो है हरियाली मिशन के तहत उद्यमियों, किसान जो होते हैं आपकी ज़मीन मालिकों द्वारा ज़मीन पर पॉपुलर पौधा रोपण के लिए है। इस योजना के उद्देश्य से शामिल है किसानों के खेतों में पॉपुलर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण करना है, वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध करा करके अधिक औद्योगिकरण को क्या करना, बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत मतलब ऐसा मतलब मिशन लाया गया है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि इस योजना में शामिल होने वाले आदमी कृषि लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय पौधशालाओं में पॉपुलर से जो है पॉपुलर इसके पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी पैसे आपको नहीं देने होंगे। पॉपुलर रोपण हेतु जो होता है न्यूनतम 10 फीट ऊंचाई होनी चाहिए और 2.5 इंच गोलाई के पौधे के रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। यानी पौधे के रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो मुख्यमंत्री आपके निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत पॉपुलर पौधशाला योजना शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, तो शामिल जितने भी लाभुकों या कृषकों को निःशुल्क पॉपुलर की कटिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें पॉपुलर के जो है पौधे तैयार होते हैं उसे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर वापस खरीद लिया जाएगा। यानी आपका जो आपने दर रेट आपने तय किया उसी पे सरकार खरीद भी लेगी। इस योजना के उद्देश्य कम से कम अधिक से अधिक पौधे तैयार करना है और किसानों के खेतों में पॉपुलर वृक्षारोहण को बढ़ावा देना है एवं ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान कराना है। मुख्यमंत्री निजी पौधशाला की अगर बात करें तो अन्य प्रजातियों के लिए ये योजना है और वनों के बाहर जो है वृक्षावरण को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर वृक्षावरण की
की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर देखें तो राज्य में विभागीय एवं कृषि वानिकी के लिए जो है बड़े पैमाने पर पौधे की आपूर्ति निजी पौधशाला से भी करने का प्रबंध किया गया है, ठीक है। तो इस मतलब इसके अंतर्गत क्या है, तो राज्य में विभागीय एवं कृषि वानिकी के लिए बड़े पैमाने पर पौधों की आपूर्ति निजी पौधशाला से भी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें उद्यमियों और कृषकों को पौधशाला स्थापना के लिए आवश्यक सहयोग किया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो प्रजातियों के पौधे तैयार होते हैं और इस योजना के तहत अगर बात करें तो अधिक से अधिक जो है वो आपका वृक्ष रोपण के लिए उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करना है। ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 5 वर्षों में कुल 874.73 लाख जो है पौधे तैयार करने का लक्ष्य जो है 5 सालों में रखा गया है, ठीक है। तो ये आपका मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना क्यों जानेंगे। अगर बात करें यहाँ पे बोला जा रहा है वृक्ष संरक्षण योजना जो है, अगला आपका बोल रहा है वृक्ष संरक्षण योजना लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। प्राकृतिक वनों के बाहर अवस्थित जो पथ हो गए, पथ तट हो गए, उसके अलावा नहर तट हो गए, बांधों के तटबंध इत्यादि पर रोपित वृक्षों की जो है ग्रामीण सहभागिता से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु वृक्ष संरक्षण योजना लागू किए जाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण स्थल से जो है निकट के ग्रामीणों में से गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को 20 वृक्षों की इकाई बनाकर आवंटित करने का निर्णय किया गया है। इस योजना में अगर देखें तो वृक्षारोपण के स्थानीय व्यक्तियों की सहभागिता बढ़ा करके वृक्षारोपण की सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना एवं गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को वृक्षारोपण से जोड़कर पौधे की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनके लिए अतिरिक्त आय की व्यवस्था भी करनी है वृक्षा संरक्षण योजना के तहत। अगर बात करें मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना, तो ये आपका 15 अगस्त आपका 2006 को राज्य में जो है छात्र वृक्षारोपण योजना शुरुआत किया गया और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे की गई थी। राज्य में क्या बताया जा रहा है, तो राज्य में जो है वो अवस्थित सभी मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। अगर इसका उद्देश्य देखा जाए तो मुख्यमंत्री छात्र जो आपका वृक्षारोपण योजना है, तो इसमें क्या होगा, तो छात्र छात्राओं को कोमल मन में वन एवं वन्यजीव के महत्व को रेखांकित करके उन्हें जागरूकता एवं जिम्मेवार नागरिक बनाना है, क्योंकि बहुत संवेदनशील होते हैं बच्चों का मन, स्टूडेंट का जो छोटे होते हैं। विद्यालयों में आपका संरक्षण जो है पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों को जानकारी देना एवं प्रदूषण के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए इससे बचने के उपाय बताना। पौधारोपण के माध्यम से जो है वो सरकारी योजना के छात्र छात्राओं को सहभागी बनाकर उनके आत्मविश्वास में क्या करना, वृद्धि करना है। मृदा एवं जल संरक्षण योजना की जो बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस योजना के तहत विभिन्न संरचनाएं बनाकर के पहाड़ों पर मृदा का संरक्षण होने से क्या करना, बचाव एवं पहाड़ों की ढालों पर जल का संचय किया जाता है, ठीक है। इस योजना में क्या है, तो नालंदा, उसके अलावा जो है मुंगेर, गया, बेतिया, बांका, जमुई, कैमूर, औरंगाबाद एवं रोहतास वन प्रमंडलों को शामिल किया गया है। हरा परिसर योजना है, तो इस योजना में जो है वो राज्य के सभी जिलों के विभिन्न प्रकार के परिसर यथा स्कूल, कॉलेज, धार्मिक संस्थान, कार्यालय, क्लब और संस्कृति समिति एवं अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी परिसरों का क्या करना, शामिल करना है। हरा परिसर योजना जो लाई गई है, और इस संस्था या परिसर को न्यूनतम 50 अधिकतम 1000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। विपरीत या रोपित पौधे पर चयनित संस्थाओं का भी अधिकार होता है, ठीक है।
वानिकी जो आपका कार्यक्रम लाया जाता है, इसमें क्या है तो इसका उद्देश्य आप अगर देखें तो वन्य भूमियों पर वन विकास करना है। वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य 1000 वर्ग किलोमीटर भूमि को चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अगर देखें कुल पड़ती भूमि के 1/3 भाग पर जो है वन विकास करना होता है। ठीक है, पड़ती भूमि पे ऐसा आप इनिशिएटिव ले सकते हैं। सरकारी एवं निजी संस्थानों को खाली भूमि पर भी वृक्षारोपण इस कार्यक्रम के तहत किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना के बारे में। तो आपका 2013-14 में ये आपका मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना की शुरुआत देखने को मिली। नई योजना प्रारंभ की गई और इस योजना के अंतर्गत जो है वो शहरी परंपरागत शहरी वानिकी से हट करके आपका शहरों में ग्रीन बेल्ट के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इसमें बिहार के प्रमुख शहरों में आपके पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा और आपका मुजफ्फरपुर में जो ऐसा किया जाएगा, वृक्षों से गहन रूप से आच्छादित करने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, इन आपको शहरों को में ऐसा इनिशिएटिव लाया गया है मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना के अंतर्गत। अगर नमामि गंगे योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण की जो बात की जा रही है तो टोटल जो है 20 जिले को इसमें शामिल किया गया है बिहार में, जहां से आपके गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती है। उन जिलों में नमामि गंगे योजना के तहत पौधे रोपण करना है। अगर बात करें गंगा जो है वो 12 जिले आपके टच करती है बिहार में, तो आपका बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, सारण, पटना, वैशाली, आपका समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, कटिहार और भागलपुर से बहती है। तो इनको आप कवर कर लेगा ये नमामि गंगे योजना। अगर बात करें इस योजना के तहत आर्द्र भूमि का विकास एवं इको पार्क के निर्माण से है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे स्थानीय समुदाय को आय का स्रोत प्राप्त होगा। ठीक है, यानी अगर इस तरह के वो करेंगे तो बहुत सारे आर्द्र भूमि से फ़ायदा भी होगा उनको। अगर योजना का क्रियान्वयन जो है 2 चरणों में होगा। फेज 1 अगर देखिए तो 2015 से 16 के बीच में चलेगा और मतलब 2015-16 से लेकर के 20-21 के बीच चलेगा। और आपका फेज 2 की बात करें तो 21-22 से लेकर के 24-25 तक चलेगा। ठीक है, तो ये आपका ये फेज 2 का ही अभी चल रहा है। कौन सा? तो नमामि गंगे योजना 15-16 से लेकर के 20-21 और 21-22 से लेकर के 24-25 तक चलेगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न अगला MCQ को देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा प्रश्न भी देख लेंगे तो आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसके लिए आपको दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, जो अच्छा बात नहीं है। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि बिहार राज्य में जो है 6845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन जो प्राकृतिक वन क्षेत्र अधिसूचित है। ये आपका बढ़ भी चुका है, घट भी चुका है। ठीक है, याद रखेंगे, ये अपडेट होंगे। ठीक है, इसको अपडेट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी अपडेट करेंगे अभी। ठीक है, तो ये अपडेट करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो इसको भी अपडेट करेंगे। ये इन तीनों को आप अपडेट करेंगे। जो आपका मैं आपका वन रिपोर्ट करा दूंगी तो उससे अपडेट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। ठीक है, चलिए बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान है। राजगीर जो है वन्यजीव अभयारण्य है, बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है। नागी डैम और नकटी डैम जो पक्षी अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में अवस्थित है। अगर आप जसीडीह आते होंगे बाबाधाम तो आप देखेंगे यहाँ पे जमुई पड़ता है रास्ते में। अगर आप बंगाल से जाते हैं चाहे बिहार से आते हैं तो बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील, कांवर पक्षी अभयारण्य साइबेरियाई क्रेन की वजह से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता है। तो बेगूसराय में कौन सा आपका पक्षी अभयारण्य है? तो कांवर। आपका विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य जो है भागलपुर में स्थित है। जलिया आपका जीव अभयारण्य है। 9 अगस्त को है जो बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 9 अगस्त में। डॉल्फिन दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कब? तो 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। हरियाली मिशन का उद्देश्य अगर बात करें तो राज्य में वृक्षादन क्षेत्र को बढ़ाकर के 15%
तक किया जाना है आपका हरियाली मिशन। बिहार में वृक्षादन कितना करना है, तो 15% करना है, जो अभी कम है, जिसमें गैर वन भूमि एवं फार्मलैंड भी शामिल होंगे। 15% में आपको गैर भूमि भी होगा, फार्मलैंड को भी शामिल करना होगा। अगर मुख्यमंत्री आपका छात्र वृक्षारोपण योजना में सभी छात्र जो है प्राप्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय में पढ़ने एवं 6ठी कक्षा के छात्र एवं छात्राओं को इस योजना में शामिल होने की पात्रता दी गई है। किसमें? मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना की जो बात की जा रही है। हरा परिसर के अंतर्गत एक संस्था को न्यूनतम 50 जो है वो न्यूनतम और अधिकतम जो है वो 1000 पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, कम से कम जो 50, अधिक से अधिक जो है वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट 1000 पौधे दिए जाएंगे। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं आपका MCQ के फॉर्मेट में। चलिए यहाँ पे जो आपका पहला प्रश्न है तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका बोध गया हो जाएगा, वन सही हो जाएगा। अगर बात करें बिहार राज्य में भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन का आवरण है, तो ये अभी जो अगर देखेंगे तो वन का आवरण जो है ये आप 7.27 इसके अनुसार मान लेंगे, लेकिन अभी अपडेट करेंगे ये वाली क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आप अपडेट कब करेंगे, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में करा दूंगी थोड़े दिन आप में, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला जाए बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो एक है वाल्मीकि जो है, वही जो है अब आपका राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कहाँ है, तो 4 का ए हो जाएगा, पश्चिम चंपारण में। जैसे आपका 5वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि बरेला पक्षी जो है, बरेला झील जो है पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो वैशाली में। 5 का सी आंसर देखेंगे। अगला आपका बोला जा रहा है कि बिहार में जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को आपको बिहार में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहा जा रहा है, तो कह सकते हैं कि ये जो है आपको बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो है बिहार के पास कुल क्षेत्रफल के कम से कम कितने प्रतिशत हिस्से पे वन होना चाहिए, तो कितने प्रतिशत पे होना चाहिए, तो ये आपका 22% पे होना चाहिए, लेकिन अब कितना है, तो 7.87 आप देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप अगर 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई, तो 2013 से 14 के मध्य जो है वो स्टार्ट किया जाता है, तो आपका 8 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो हरियाली मिशन का उद्देश्य जो है राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षादन के क्षेत्र को बढ़ाना है, तो ये बढ़ाना है आपका 15% तक। ठीक है, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बताया जा रहा है ग्रीन इंडिया मिशन के उपरांत जो है बिहार के चयनित क्षेत्रों में शामिल किया गया, तो किसको किसको शामिल किया गया है, तो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत जो है वो आपका तीनों सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 10 का क्या हो जाएगा, डी आंसर। अघौरा कैमूर में है, इमामगंज आपका गया और धरारा मुंगेर में है। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत इसको चयन किया गया, बिहार के चयनित क्षेत्र हैं ये हैं। ठीक है, अगर बात करें बिहार राज्य ने क्या किया, बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितना वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है, तो बिहार सरकार ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कितने वन वानिकी विकास अभिकरणों का गठन किया है, तो ये किया है आपका 10। ठीक है, तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 10। उसके अलावा जो है कांवर झील जो है वो पक्षी अभयारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरिया क्रेन आता है आपका कांवर झील में, बेगूसराय में। देखिए अगला आपका बताया जा रहा है कि अगर बात करें गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में है, तो ये कहाँ है, तो ये आपका गया में है ना, तो 13 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य गया में। अगर बात करें यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना में स्थित जो आपका स्थित संजय गांधी जैव उद्यान की स्थापना कब हुई, तो ये होता है आपका 1969 में, तो 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है,
अगर बात आगे देखा जाए तो इसमें कहा जा रहा है कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये आपका है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका पश्चिम चंपारण में पड़ता है। ठीक है, आपका 16 नंबर बोला जा रहा है क्या, तो बरेला। उसके अलावा आपका सलीम अली जुम्बा सानी वन जीव अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो आपका वैशाली में। तो याद रखेंगे 16 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका बताया जा रहा है तो बोल सकते हैं कि बिहार सरकार कितने महत्वपूर्ण वन दिवसों का आयोजन करती है, तो टोटल कितने करती है, तो ये आपका टोटल करती है आपका 11 जो है वो आपका वन दिवसों का आयोजन बिहार सरकार करती है, जो राज्य की भी है और कुछ सेंटर की भी है। तो 17 का ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरियाली मिशन के अंतर्गत आने वाले कृषि वानिकी यानी अन्न प्रजाति योजना के तहत 5 वर्षों में कुल कितने जो है पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो आपको कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 6 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया 5 वर्षों में होगा। और मिशन कौन सा है, तो हरियाली मिशन है, और इसके अंतर्गत कृषि वानिकी योजना है जो 5 वर्षों में पूरा करना है। 6 करोड़ आपको जो है पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 18 का सी आंसर बिल्कुल 6 करोड़ सही हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए, आप आंसर भी देख सकते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रहे, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।